नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो पूर्वोत्तर भारत यानी कि भारत के वो राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसे मौजूदा भारत सरकार का कहना है कि उसने लगातार विकास कार्यों या फिर सांस्कृतिक जो सौहार्द है, इतनी कोशिशें की हैं जिससे उसका इंटीग्रेशन जो है भारत में वो पहले के मुकाबले जब पीछे भूतकाल में यूपीए सरकार थी उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है अब वो भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन उत्तराखंड से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आती है जो मौजूदा सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े करती है। हम भी कुछ सवाल और कुछ फैक्ट्स पहले अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं और ये सवाल भारत की सरकार से पूछना चाहते हैं, उत्तराखंड की सरकार, बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर हेट क्राइम को कब लगाम लगेगी। वो हेट क्राइम जिसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका संरक्षण हासिल है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई में तो जो ढील बरती गई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि प्रदेश में सौहार्द का माहौल है, और जब सवाल उनसे एंजल चकमा के पिता पूछते हैं कि हमारे साथ तो ऐसी दुर्घटना हो गई, ऐसा अपराध हो गया, लेकिन आप कोशिश करिए कि पूर्वोत्तर भारत से जो भी बच्चे, स्टूडेंट आपके प्रदेश में आए उनको सुरक्षा जरूर सुनिश्चित हो। 9 दिसंबर को हमला होता है। एंजल चकमा त्रिपुरा का एक युवा नौजवान, 9 दिसंबर को उसे चाकू से उस पर हमला किया जाता है। 12 दिसंबर को जाकर एफआईआर रजिस्टर की जाती है और 14 दिसंबर को पहली गिरफ्तारी होती है। माइनॉरिटी मिनिस्टर देख लीजिए, भारत के जो यूनियन माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, जब उनसे इस बाबत सवाल पूछा जाता है कि आप भी तो पूर्वोत्तर भारत से ही आते हैं, आप उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस घटना पर आप कड़ी कार्रवाई पर क्या बोलेंगे, पुलिस की ढीली कार्रवाई पर क्या बोलेंगे, तो वो कहते हैं दिस इज मेंटेलिटी प्रॉब्लम। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोगों की प्रताड़ना पर यह कैसा जवाब है, हम आज अपने स्ट्रेट टॉक के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी सीएम हो, बीजेपी के मिनिस्टर हो, उनकी जवाबदेही पर इससे सवाल खड़ा होता है। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज बहुत ही उम्दा और प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। वरिष्ठ पत्रकार अंशु नैथानी जुड़ रही हैं नई दिल्ली से, हमारे साथ असम सिलचर से जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार, और हमारे साथ कर्नाटक बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत अंशु जी आपसे ही कर लेती हूँ। दिल्ली में बैठी हैं, ये घटना उत्तराखंड में होती है, बीजेपी की सरकार जिस तरीके से पुलिस को मुस्तैदी दिखानी चाहिए, 9 दिसंबर को एक युवा को चाकुओं से गोद दिया गया और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में भी 12 दिसंबर लग गए, 3 दिन का वक्त लग गया। क्या इतना हीनियस क्राइम नहीं था? उस युवा ने मरते मरते कहा कि आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूं, और इंडिया के ही एक स्टेट में उसे चाइनीज, चिंकी, मोमो ये सब कह के चिढ़ाया गया, छेड़ा गया, परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। अंशु जी, दिल्ली में कितना शोर? नेहा, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है उत्तराखंड में, देहरादून में। और देहरादून दिल्ली से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है और उसकी आवाज जो है, गूंज जो है, वो दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतना बड़ा हेट क्राइम हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। 9 तारीख को उस बच्चे के ऊपर हमला होता है और 3 दिन बाद 12 तारीख को रिपोर्ट दर्ज होती है, वो भी जब वहां पर जो चकमा एसोसिएशंस हैं और त्रिपुरा से जुड़े हुए कुछ संगठन हैं वो जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तब जाकर एफआईआर दर्ज हो पाती है जी। और उसके बाद 14 तारीख को गिरफ्तारी हो पाती है। या आप देखिए कि कितनी लापरवाही बरती गई है। एक यंग लाइफ है, जो एक उभरता हुआ बच्चा, एक इतना टैलेंटेड बच्चा जो एमबीए के लास्ट सेमेस्टर में था और इतना होनहार था, बताया जा रहा है कि वो अपने जो क्लास में वो बहुत ही पढ़ाई में होशियार था और बहुत अग्रणी छात्रों में माना जाता था और उसका प्लेसमेंट भी हो गया था एक फ्रेंच एमएनसी में। वो इतना मतलब पढ़ाई में अच्छा था, इसके अलावा वो फुटबॉल खेलता था और अपनी कहा जा सकता है माता पिता की आशाओं का केंद्र था जी। और एक एजुकेशन लोन लेकर वो बच्चा यहाँ पर पढ़ने आया था, त्रिपुरा इतने दूर से।
वो पहुंचा था देहरादून अपने सपनों को लेकर कि वो जिंदगी में कुछ करेगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार से वो आता था, उसके माता पिता के अरमान थे, सपने थे उसके साथ। तो ये सपने सब चूर चूर हो गए। क्यों? जी। क्या कसूर था उस बच्चे का? क्यों उसको इस रेशियल आग के हवाले किया गया? वो कहता रहा कि मैं इसी देश का नागरिक हूं, और उसको चाइनीज, चिंकी, मोमोज इस तरह कहकर चिढ़ाया गया, और जब उसने थोड़ा विरोध किया तो उसको इस तरह से बेरहमी से मार दिया गया। आप बिल्कुल। सोचिए क्या हो रहा है हमारे देश में, हम कहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये लापरवाही तो बढ़ती ही गई, और उसके बाद जिस तरीके से सभी गिरफ्तारियां नहीं हुई, एक जो अभियुक्त है वो नेपाल भाग गया है, तो समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और जो पूरी सरकार है कितनी गंभीरता से इस मसले को ले रही है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। नेहा जी, हमें समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। ये केवल एक एंजल चकमा की बात नहीं है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट समाज के ऊपर, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर ये हमला हुआ है। इस हमले के बाद मैं ये सुन रही थी एक वीडियो, एएनआई को इंटरव्यू देते हुए, त्रिपुरा के ही एक स्टूडेंट फेडरेशन के नेता हैं, वो देव वर्मा है उनका नाम। वो ये बोल रहे थे, बहुत ही दुखी थे। उन्होंने कहा कि ये केवल एंजल पे ही हमला नहीं था, ये पूरे हम जो नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों पर हमला है। नॉर्थ ईस्ट में जब जितने भी लोग अगर आते हैं देश भर के किसी भी हिस्से से घूमने के लिए, यहाँ देखने के लिए, तो हम उनका बिल्कुल एक स्वागत करते हैं, खुले दिल से उनको अपनाते हैं। उन्हें नॉर्थ ईस्ट में कहीं त्रिपुरा या किसी भी ये जो सेवन सिस्टर स्टेट है, कभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला होगा कि उनके साथ कोई इस तरह का व्यवहार हुआ हो। हम सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, चाहे वो बैंगलोर हो, दिल्ली हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड हो, हमें ये चीजें, ये दुर्व्यवहार क्यों झेलना पड़ता है? हमें अपनी नागरिकता क्यों बतानी पड़ती है? हमें चाइनीज क्यों कहा जाता है? अगर आप हमें शामिल नहीं कर सकते, ये कहा उन नेता ने, और ये बहुत सीरियस बात है, उन्होंने कहा कि आप हमें शामिल नहीं कर सकते तो हमें अलग कर दीजिए। जी जी, हमें विच अलग इज कर वेरी दीजिए अगर सैड, आपको विच इज हमें। तो जब आप सोचिए एक कितनी विघटनकारी ये बात हो गई है अब इस देश में, कहाँ पहुंचा दिया गया है इस देश में कि अब इस तरह की बातें हो रही हैं। और आप सोचिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो पहले ही इस ताक में बैठे हुए हैं कि हमारे देश में वो सब चीजों को, सौहार्द को छिन-मिन करे, चाइना तो पूरी आंख लगा के बैठा हुआ है। अरुणाचल को लेकर वो वैसे ही आग सुलगाता जी। रहा है। अभी पाकिस्तान ने बयान भी दे दिया है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो और जिस तरह से ईसाइयों पर हमले हुए हैं, ये रेशियल हमला हुआ है, तो अभी देश की छवि पूरा अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है। सिर्फ छवि की बात नहीं है, आप नस्ल के नाम पर अपने नागरिकों और एक युवा को मार देते हैं, और कहीं कोई पश्चाताप, शर्म कोई नहीं है, क्योंकि आप खुद इस माहौल को खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे हैंडलर्स हैं, ऐसे ट्रोलर हैं जो इसी दल की, बीजेपी की ही शरण पा करके उन्हें तैयार किया गया है, जो वो बताते हैं इस तरह के नफरती लोगों को कि जो भी तुम्हारे जैसा नहीं देखता है, जो जिसका खान पान तुम्हारे जैसा नहीं है, जिनके कपड़े तुम्हारे जैसे नहीं है, जो दूसरे धर्म का है, उससे नफरत करो, उसे विदेशी बोलो, और उसको इतनी नफरत करो कि जहां मौका मिले तो तुम उसे मार दो। तो ये नफरत का बीज बो दिया गया है, और हम देख रहे हैं आज खान पान के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, हर चीज के नाम पर ये नफरत फैलाई जा रही है। और ये नफरत कहां जाके रुकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये आज जो एंजल चकमा के साथ हुआ है, तो सभी ये ध्यान में रखें, ये किसी बच्चे के साथ, किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, और ऐसा हो भी रहा है। और बहुत तो अफसोस ये की बात है कि बहुत एंजल बड़ी चकमा के पिता विघटनकारी घटना है बीएसएफ और के गंभीर जवान चीज है। है। जी, और उनको जो भारत की सीमा की सुरक्षा में तैनात होते हैं, उनको भारत के भीतर अपने खुद के बेटे को जो है चाइनीज कहकर बुलाया जाता है। तो बहुत ही शर्मनाक है कि भारत एक समाज के रूप में आखिर किस तरीके का जो है बर्ताव कर रहा है कि इस समाज को आखिर क्या संज्ञा दी जाए। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, यूनियन मिनिस्टर कुछ कहते हैं। दिलीप जी, एक छोटी टिप्पणी आपसे भी ले लेती हूँ। असम के सिलचर में हिमंता बिस्वा शर्मा तो इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठियों का रोना रोकर जिस तरीके से वहाँ पर मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं या फिर उनके विरोध में नफरती बयान देते हैं, वो तो खुद हेट स्प्रेड या हेटेड स्पीच के कहीं ना कहीं आरोपों का सामना कर रहे हैं। और अब एंजल चकमा पर वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये नफरत कहाँ थमेगी दिलीप सर? जो घटना हुई है देहरादून में, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है।
और देश के लिए चिंताजनक भी है जी। कि इस प्रकार से किसी भी विद्यार्थी के साथ अपने देश में ऐसी घटना घट जाए, ये सोचना ही बहुत भयंकर लगता है कि वो पढ़ने गए हैं, अपने ही देश में गए हैं, अपने जगह पर, और देहरादून जैसे शांत एक अच्छे स्थान पर जाकर के इस तरह की घटना का होना और भी चिंताजनक है। हम्म। वो बच्चे जिनके साथ हुआ है, इसकी जितनी भी कड़ी आलोचना की जाए, निंदा की जाए, कम है। हम्म। इसके लिए जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है कि देश में पूर्वोत्तर के लोगों के बारे में जानकारी का अभाव है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में और मणिपुर, असम, त्रिपुरा में भी जो जनजातीय लोग हैं, वो दिखते तो चाइनीज की तरह है, लेकिन वो चाइनीज नहीं है, वो पीढ़ियों से भारत के नहीं, अंग पर हैं। दिलीप सर, जब आप कहते हैं जानकारी का अभाव है, भारत में हर एक बच्चा जो स्कूल जाता है, भारत के हर स्कूल में कई ऐसे पाठ, चाहे वो इतिहास के हों, भूगोल के हों, और फिर संविधान की भी जो एक शिक्षा मिलती है, जो मोरल साइंस होता है वो भी एक शिक्षा मिलती है, सिविक्स की शिक्षा जो मिलती है, ये सब तमाम वो विषय हैं जिसके ज़रिए भारत की संस्कृति, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, उनका पहनावा, उनका खान पान, हर एक बच्चे को स्कूली स्तर पर ही शिक्षा दी जाती है। और अब तो डिजिटल इंडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। मणिपुर का हम एक जिक्र कर रहे हैं कि 2023 में जिस तरीके से हिंसा हुई, भारत क्या, मुझे तो लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पता है कि मणिपुर क्या है। इसके बावजूद एंजल चकमा और इस तरीके की दर्दनाक घटना, एक मर्डर। दिलीप सर। हाँ, आपका कहना सही है कि आज तो एआई का जमाना है, हाँ, सबके हाथ में मोबाइल है और जानकारी का अभाव नहीं है। जी। लेकिन जिस तरह लोगों ने चाइनीज बोल के हमला किया, इसके पीछे उनकी अज्ञानता ही नजर आती है कि वो जब वो खुद बता रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, वो त्रिपुरा से है, इंडियन है, फिर भी उन लोगों ने ऐसा किया। ये कैसी मानसिकता है? ये तो हम तो हैरान है इस चीज को लेकर के कि इस तरह से कैसे इतना क्रूर व्यवहार कर सकते हैं। अगर वो चाइनीज भी हुए तो क्या हुआ? बिल्कुल क्यों बिल्कुल। उनके साथ ऐसा व्यवहार किए? इसलिए मानवता का तो ये हनन है। इस प्रकार से जो है किसी के साथ भी व्यवहार करना कतई इसका जो है किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता, और उनको जितनी कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके करनी चाहिए। अब समस्या है कि हमारे सिस्टम में, जी। हमारा जो पुलिस का सिस्टम है, जो जुडिशियरी सिस्टम है, यह इतना नकारा है कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के वो काम ही नहीं करता है। सामान्य आदमी के साथ जब घटनाएं होती हैं तो वो पुलिस और अदालत के चक्कर लगाते रह जाते हैं और न्याय नहीं मिलता है। जी। तो ये पूरा सिस्टम का एक फेल्यूर है कि इस तरह की घटना हो रही है और उस पर कार्रवाई होने में इतनी विलम्ब हो रही है। तो ये बिल्कुल। उत्तराखंड पुलिस, ये देश की पुलिस का यही हाल है। अभी हम लोग के यहाँ कार्बी अंगलांग में एक खेरनी में एक घटना घटी है, पुलिस के सामने ही लोगों ने हमला किया, गांव जला दिया, दुकान जला दिया, घर जला दिया, पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या कार्रवाई ना करने के पीछे, पुलिस की कार्रवाई ना करने के पीछे सीधा सीधा सत्ता का संरक्षण उन लोगों को, उन उपद्रवियों को? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण है और पूरी ये राजनीतिक साजिश है कि एक ब्रेक लूंगी दिलीप जी, एक छोटे से ब्रेक का हैं। वक्त हो रहा है, एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बेंगलुरु से भी हेट क्राइम्स की यदाकदा खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन उत्तराखंड में और खास करके जो भारत के हिंदी भाषी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से नफरती अपराधों की यहाँ पर संख्या में इजाफा हुआ है, वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। बल्कि एक सीधा सीधा जो है रेड लाइन है, रेड अलर्ट की तरह है भारत की तमाम वो सुरक्षा एजेंसियों को, या फिर उन एजेंसियों को जो भारत के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित, हर नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, जवाबदेह है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और क्या वाकई हेट क्राइम्स मेंटालिटी प्रॉब्लम है, या फिर सरकारों की नाकामी, लापरवाही, या फिर राजनीतिक संरक्षण का परिणाम है? हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले किरण रिजिजू की ही बात जो मैंने अंशु जी से पूछी थी, क्या हेट क्राइम भारत के भीतर जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, ये मेंटालिटी प्रॉब्लम है? समाज का जो विवेक है, जो बौद्धिक स्तर है, वो क्या इतना निम्न होता जा रहा है? और फिर केंद्र में आ जाती है बात की राजनीतिक संरक्षण, जैसा दिलीप जी कहते हैं। अंशु जी बता रही हैं कि सीधे सीधे उन राज्यों में क्यों अधिकतर हेट क्राइम्स बढ़ते नजर आ रहे हैं जहां पर बीजेपी सरकार में मौजूद है। सिद्धार्थ जी। हाँ, एक साधारण सा नियम होता है नेहा जी कि अगर कोई प्रक्रिया गलत है तो उससे जो निकलता है पदार्थ वो हमेशा गलत ही निकलता है। प्रोसेस अगर गलत है ना तो प्रोडक्ट हमेशा गलत ही निकलता है। जी। तो जो ये एक दुर्भाग्यजनक घटना की के बारे में हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हुआ क्या है? भारत के त्रिपुरा के एक नौजवान की भारत के ही देहरादून में निर्मम हत्या निराशाजनक तो है पर आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि वर्तमान भारत पूर्वाग्रही भारत बनता चला जा रहा है। 1999 में दो शोधकर्ताओं ने डनिंग क्रूगर प्रभाव नाम का एक शोध किया और बताया कि कैसे पूर्वाग्रह के चलते हम खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार मानने लग जाते हैं। उसको श्रेष्ठवाद कहा जाता है। जैसे भारत में हम लोग सब क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट इतना देखते हैं ना, तो विराट कोहली कौन सा गलत शॉट खेला हम कभी जीवन में बल्ला नहीं पकड़े हैं, लेकिन विराट कोहली का सब गलत शॉट का हिसाब किताब हमारे हमको पता रहता है। उसको ऐसा नहीं खेलना था, उसको वैसा नहीं खेलना था। तो मुझे ये बताइए कि जिस भारत में शीर्ष नेतृत्व कहता है कि कपड़ों से लोगों को पहचानो, तो नतीजे में कुछ मनचले नौजवान दूसरों को देखकर पहचानने की मूर्खता कर देते हैं। बड़ों के दिखाए राह पर छोटे लोग चलना शुरू कर देते हैं। और जब सामने वाला खुद की अपनी सीमा पर तैनात पिता की देशभक्ति का परिचय दे देता है, तब बौखला कर उसको चाकू मार देते हैं। ऊपर से आश्चर्यजनक तब हो जाता है जब सरकार, पुलिस घटना के 3 दिन बाद भी रपट नहीं लिखती, जिसके चलते आज अपराधी जो है वो देश छोड़ के चले गए हैं। इसका मतलब क्या है? हमें ये समझना है कि सरकार नाम की इकाई जो होती है, कहीं पर भी दुनिया भर में कोई भी सरकार हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की तानाशाही सरकार हो, चाहे सऊदी अरब की राजशाही सरकार हो, चाहे भारत, अमेरिका या कनाडा का लोकतंत्र हो, सरकार नाम की इकाई का सबसे पहला काम होता है नागरिकों की सुरक्षा। क्योंकि भारत का जो अपराध ब्यूरो का डेटा बताता है कि पिछले साल भारत में 75 लाख अपराध हुए थे। हम लोग 150 करोड़ लोग हैं। इसका मतलब क्या है? 200 लोगों में से 199 लोग शरीफ हैं और एक आदमी अपराधी है। तो वो एक अपराधी से बाकी 199 लोगों को बचाना, यही तो सरकार नाम की इकाई का काम है। क्योंकि भारत में कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, अमिताभ बच्चन हो जाए या अंबानी हो जाए या तेंदुलकर हो जाए, वो अपनी न पुलिस रख सकता है न अपना हथियार रख सकता है। तो सुरक्षा के लिए तो हर नागरिक, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा, सरकार पर निर्भर है। और सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? एक त्रिपुरा का नागरिक जो कि हिंदुस्तान का नागरिक है, वो कहीं दूसरी जगह देहरादून जाता है पढ़ाई करने के लिए, वो खुद भी राष्ट्रभक्त है, उसके पिताजी सीमा पर भारत की रक्षा कर रहे हैं, उसको कोई चार मन चले समझ लेते हैं, उसको कुछ भी चिढ़ा देते हैं। वो चिढ़ाते क्यों है? क्योंकि आपने ही तो कहा लोगों को हम कपड़े से पहचानो। अब आपने जब कहा लोगों को कपड़े से पहचानो, तो लोगों ने देख के पहचानना शुरू कर दिया। तो ये शुरू किसने किया? तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोसेस अगर गलत है तो उससे प्रोडक्ट गलत ही निकलता है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में जो अभी भारत की सरकार है, मौजूदा सरकार है भाजपा, वो इतना ज्यादा श्रेष्ठवाद का नारा देती है। वो कभी विश्व गुरु का नारा दे देती है तो उधर ट्रंप नाराज हो जाता है। ये कभी विश्व गुरु हम एशिया के टाइगर है करके नारा दे देते हैं तो लेवन चिनपिंग जो चिनपिंग है वो गलवान में घुस जाता है। तो श्रेष्ठवाद का आप अगर बहुत ज्यादा नारा देंगे तो उससे गलतफहमी में लोग जाएंगे और अपने आप को दूसरों से अलग मानना शुरू करेंगे। एक आपका ही भाई, आप ही के देश का नागरिक, वो आप ही के गांव में आके पढ़ रहा है, वो कोई कल ही नहीं आया था। वो एमबीए में अगर 3rd ईयर में था, 2nd ईयर में था, इसका मतलब 1.5-2 साल से वहां पर था, फाइनल ईयर स्टूडेंट था वो। जी हाँ, बिल्कुल फाइनल ईयर स्टूडेंट था। इसका मतलब वो देहरादून में, ऐसा तो नहीं था कि बस पकड़ के देहरादून में सुबह उतरा था और शाम में वो तो देहरादून का ही एक तरह का नागरिक था, स्थानीय था। तो इसका मतलब ही ये है कि भारत की सरकार को अब ये गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि वो जिस तरह के नारे दे रही है, वो नारों से भारत का कहीं पर तो भला होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। आप कपड़ों से पहचानने की बात करेंगे तो लोग देख देख के पहचानना शुरू करेगा। अब उसके चलते जो लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया है, पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। भारत में जहां कहीं पर भी अगर मान लीजिए
पूर्वोत्तर भारत के नागरिक कहीं पर भी भारत में होंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके चमड़ी का रंग थोड़ा अलग है और उनका नाक नक्श अलग है, आज कितने डरे हुए सहमे हुए होंगे? क्या जरूरत है भाई? सिद्धार्थ जी, आप बेंगलुरु में हैं और दिलीप जी ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत को लेकर कहीं ना कहीं एक ज्ञानता या फिर लोगों को जानकारी का अभाव है। क्या वाकई इसलिए चीनी कहकर बुलाया जाता है क्योंकि पता ही नहीं है कि भारत की 7 सिस्टर्स जो हैं वो भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और भारत के लिए बहुत ही रणनीतिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो राज्य है वो माने जाते हैं। अभी बांग्लादेश में जिस तरीके से भारत के खिलाफ आग जहर उगला जा रहा है, उसके केंद्र में भी 7 सिस्टर्स का नाम आता है कई बार जब हम चर्चा करते हैं और खबरें बनाते हैं। सिद्धार्थ जी, ऐसे में क्या वाकई जानकारी का अभाव है? पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को इस तरीके से जो हेट क्राइम्स का सामना करना पड़ रहा है, रेसिस्ट रिमार्क्स का सामना करना पड़ रहा है, और नई दिल्ली में तो बहुत ही अनगिनत ऐसे जो है घटनाएं सामने आती है, वाकई जानकारी का अभाव है ना? बिल्कुल जानकारी का अभाव नहीं है। बचपन से हर आदमी भारत में, हर लड़का अगर वो कोई नवयुवक है वो बिना पढ़ा लिखा भी है तो 10वीं क्लास तक पढ़ा है। 10वीं क्लास में भारत का नक्शा सबने खींच के देखा हुआ है। भारत के नक्शे में कौन कौन से राज्य आते हैं आपको पता है। भारत में कोई विदेशी आके सड़क पर घूमता हुआ रोज दिखता नहीं है, उसमें भी चीनी। भारत में हमने आज तक, तो मैं भारत बहुत घूमा हूं, कोई चीनी नागरिक को घूमते हुए तो नहीं देखा। तो आपको ये जानकारी का अभाव नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, ये श्रेष्ठवाद की समस्या है। समस्या ये होती है, एक छोटा सा सिद्धांत होता है नेहा जी, कि जब भी कोई राजनीतिक दल छद्म राष्ट्रवाद का नारा देता है तो उसके जवाब में संवैधानिक क्षेत्रीयता का बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि यही उसका काट होता है। तो आपने दक्षिण भारत के बारे में पूछा। हम लोग जहां दक्षिण भारत कर्नाटक में रहते हैं, यहाँ पर अपवाद स्वरूप जो हमने द्वेष का, हेट क्राइम के बारे में आप कहा है, आप कहे भारत में हेट क्राइम बढ़ रहा है, इसका नक्शा भी है, इसका ग्राफ भी है। लोग उसको कभी कहीं पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहीं पर गूगल सर्च करके देख लीजिए, भारत में हेट क्राइम काफी बढ़े हैं पिछले 10 साल में। बिल्कुल, मेरे पास डाटा है 45% इंक्रीज इन आईपीसी 153A केसेस, और ये जो डाटा है 2023-24 के दरमियान का है। तो आप सोचिए 45% का इजाफा। जी बिल्कुल। लेकिन बेंगलोर जैसे शहर में मैंने देखा है कि ये अपवाद स्वरूप होता है। मैं बेंगलोर में ऐसे भी जगह है, क्योंकि बेंगलोर एक अपेक्षाकृत दक्षिण भारत क्राइम की दृष्टि से, अपराध की दृष्टि से उत्तर भारत से अपराध यहाँ कम होते हैं, और खास करके बेंगलोर आईटीबीटी का शहर होने के चलते हम लोग काफी सामान्य, हमें ये बात है कि बेंगलोर में रात में 10 बजे 11 बजे भी हम पूर्वोत्तर की जो बच्चे हैं, पूर्वोत्तर की, यहाँ तक कि मैंने महिलाओं को देखा हुआ है जो किसी सॉफ्टवेयर में कोई काम करती है, कोई भी काम कर रही हो, वो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो घूमती रहती हैं, वो बाइक वगैरह पे जाती आती रहती हैं, और उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर किसी तरह का, इस तरह का, ये तो कह सकते हैं सिद्धार्थ जी की इन हेट क्राइम्स के पीछे जानकारी का अभाव नहीं है, इन हेट क्राइम्स के पीछे जानकारी का अभाव नहीं दिखता है। दिलीप जी से मैं तो भारत की सत्ता, क्योंकि जानबूझ के आप जब भारत का शीर्ष नेतृत्व सार्वजनिक रूप से कहेगा कि तो हम लोगों को देख के पहचानने की आदत डालिए, तो इसका मतलब आप लोगों को देख के पहचानने की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आपने श्रेष्ठवाद घुसा दिया है, आपने उनके अंदर एक पूर्वाग्रह घुसा दिया है कि हमें किसी को एक ब्रेक लूंगी सिद्धार्थ जी, एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। जी, मुझे किसी को जानने की जरूरत नहीं है, मैं देख के पहचान लूंगा। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अंशु जी और दिलीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के ये जो हेट क्राइम्स है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पैट्रोनेज, राजनीतिक संरक्षण, इसको जवाबदेही जरूर उसके कटघरे में लाना चाहिए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलेंगे दिलीप जी के पास। दिलीप जी, आप असम में बैठे हुए हैं, अमित शाह पहुंचे हुए हैं और अमित शाह कहते हैं कि घुसपैठियों को निकालो। असम की संस्कृति, पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसी पूर्वोत्तर की बात जब एंजल चकमा की आती है तो एक शब्द नहीं कहते गृह मंत्री। क्या अगर जो शीर्ष नेतृत्व है ये कहे कि भारत में हेट क्राइम्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी, इस पर लगाम लगने की पूरी संभावना? दिलीप सर जी, नेतृत्व जब निर्णय लेगा और आवाज देगा, बोलेगा, तो उसका असर निश्चित रूप से नीचे तक पहुंचेगा। यहाँ जो असम में जो हो रहा है, घुसपैठियों को निकालने का काम, या जो
अतिक्रमण हटाने का काम जो हो रहा है, ये तो बहुत जरूरी है, जी क्योंकि असम के विभिन्न जिलों में सरकारी जमीन, यहाँ के सत्र की जमीन सब घुसपैठियों ने दखल की हुई है। और इतना तक कि ये होने वाला नहीं है, असम सरकार उसमें कोशिश कर रही है, जी लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर घुसपैठ है। बगल में बांग्लादेश है, वहाँ से लोगों का आना जाना है, और विभिन्न प्रकार से नदी के रास्ते और जंगल के रास्ते विभिन्न प्रकार से यहाँ आते हैं, आकर के और यहाँ मिक्सअप हो जाते हैं। क्योंकि बांग्ला का भी प्रचलन यहाँ पर है, तो भाषा के नाते को पकड़ना मुश्किल होता है। तो वो जो तरह से उच्छेद कर रही है सरकार, वो आने वाले दिनों में और भी वो करेंगे सरकार, जैसे कि बोल रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ के, तो वो आसाम की जरूरत है। लेकिन अगर यहाँ से पूर्वोत्तर के किसी भी विद्यार्थी के साथ या और भी किसी के साथ देश के किसी हिस्से में ऐसी कोई घटना हो रही है, तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार को नियम बनाने चाहिए और राज्य सरकारों को इसके बारे में कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए, और पुलिस को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है कि हमारा एक जाति भाई के साथ इस प्रकार से वहां पर किया गया है। इससे यहाँ जो पूर्वोत्तर में जो लोग मिलजुल के रह रहे हैं, यहाँ बाकी भी देश के हिस्से के लोग यहाँ रह रहे हैं, फिर उनके लिए चिंता की बात आ जाती है। थोड़ा सा दिलीप सर, मैं क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, मणिपुर में जिस तरीके से जातीय हिंसा हुई उसके बाद तनाव में कोई कमी नहीं, कह सकते हैं शांति है, स्टेबिलिटी है, लेकिन तनाव बना हुआ है। ऐसे संवेदनशील वक्त में जब पूर्वोत्तर भारत में कहीं ना कहीं जातीय हिंसा को लेकर कह सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, गृह मंत्री हैं, उनकी कोई खास कोशिश नजर नहीं आती है, और अब ये जो किस्सा सामने आ गया है इसने इस सेंसिटिविटी को और ज्यादा तूल दे दिया, बढ़ा दिया है। आप मानेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से अंशु जी ने मेंशन किया कि जो ये इस तरह के अपने अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपसे हमारी देखभाल नहीं हो रही तो हमें एक अलग देश दे दीजिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स अब दिए जाने लगे हैं। दिलीप जी, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता पूर्वोत्तर भारत में बढ़ा हुआ आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, संवेदनशीलता तो पूर्वोत्तर भारत में पहले से ही है, क्योंकि यहाँ जो पहाड़ी जनजातियों के लोग हैं, वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में भी बीच में संघर्ष हो जाता है, और बहुत संवेदनशील लोग हैं जनजाति लोग जो हैं, तो वो देशभक्त भी हैं जी। संवेदना के साथ साथ उनके अंदर देशभक्ति भी है। और यहाँ जो देहरादून में हुआ है, इसको लेकर के गुस्सा है लोगों में, लेकिन अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और आशा है मुख्य आरोपी को भी पकड़ लेंगे, लेकिन इसमें जो विलंब हुआ है ये बहुत दुखद है। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को, और सरकार को इस बारे में पुलिस को विशेष एक SOP बनाना चाहिए कि पूर्वोत्तर भारत के हमारे जो छात्र जानते हैं, कहीं भी देश भर में कितने सारे राज्यों में पढ़ रहे हैं, छात्रावासों में रह रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा। बल्कि मेरी जानकारी में उत्तराखंड में तमाम जितने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उसमें बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट हैं वो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। कई मेरी स्थानीय पत्रकारों से बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि बड़ी संख्या में वहां पर रह रहे हैं और उनसे मोटी फीस भी वसूली जाती है। ये भी चल रहा है। अंशु जी, केंद्र में बीजेपी आ ही जाती है, मणिपुर की हिंसा हुई, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और यहाँ तक कि बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री का भी नाम आता है। यहाँ पर भी उत्तराखंड में बीजेपी सरकार, हमने देखा क्रिसमस के दिन भी, क्रिसमस से पहले भी, और फिर बनारस से भी एक तस्वीर आती है जो कि काफी डिस्टर्बिंग होती है। एक जापानी टूरिस्ट का ग्रुप था, वो क्रिसमस मनाने की कोशिश कर रहा था गंगा के तट पर, और उन्हें वहां पर गुस्साई भीड़ ने ऐसा धिक्कारा और ऐसा डराया धमकाया कि वो बहुत डरे और सहमे। ये तो सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है भारत की बहुत ज्यादा धूमिल होती है, बहुत ज्यादा दागदार होती है। इसके बावजूद ये वो कौन लोग हैं जिनका नाम बजरंग दल से जुड़ता है, जिनका नाम जो है VHP से जुड़ता है,
और उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अब ये कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी में 3 दिन लग गए या फिर 5 दिन लग गए? अंशु जी। नेहा, आप इसको समझिए कि ये कोई इकलौता अकेला मामला नहीं है, और ये सारे मामले जो मिलकर एक कड़ी बुनते हैं। और ये कड़ी कैसे बनाई गई है, ये कई वर्षों से जो देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है उससे हुई है। इससे पहले आपने जो बात की थी कि देहरादून में तो बहुत देश भर के छात्र आते हैं, सिर्फ देश भर के ही नहीं, विदेशी छात्र भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। मैं आपको बताऊं जी, हमारे देश में जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा ले रहे थे तो बड़ी संख्या में भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, जितने अपनी सार्क कंट्रीज हैं उसके अलावा भी बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते थे वहां पर। और तब भी ऐसा माहौल नहीं था। और उत्तराखंड में तो कई विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं। तो ये बहुत एक गंभीर बात है। जी। जो आपने बात कही वो मैं आपको बता रही हूँ कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये आज ही अचानक पूरे देश भर में इस तरह का माहौल नहीं पैदा हो गया है। कई वर्षों में, पिछले बीते 7-8 वर्षों में इस माहौल को तैयार किया गया है। देश भर में एक छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर एक फासीवाद नजरिया, एक फासीवादी नजरिया तैयार किया जा रहा है। एक जो फैशिस्ट सोच है वो तैयार की जा रही है कि हर तरह की एक यूनिफॉर्मिटी हो, जो हमारी एक श्रेष्ठता है एक रेस की, सब वैसे ही हो, सब एक तरह के कपड़े पहने, एक तरह का भोजन करें, सब एक धर्म के लोग हों, सब एक ही तरह के हों, और वो जो होंगे वही सही है। और जो भी बिल्कुल अलग दिख रहा है, अलग खा रहा है, अलग पहन रहा है, अलग बोल रहा है, जिसका धर्म अलग है, जो विदेशी है, वो सब खराब है। उन्हें कोई भी मौका मिले तो उन्हें हटाओ, नीचा दिखाओ, और यहाँ तक कि उनको मार दो, मौत के घाट उतार दो। ये नफरतें ऐसे ही नहीं हुई, ये कई वर्षों में हुई हैं। जब हम देखते हैं कि जब कांवड़ यात्रा होती है तो नाम लिखने के लिए कहा जाता है दुकानों में, ये मुस्लिम दुकान, ये हिंदू दुकान, ये वहां से भी होता है जी। और आज जब हमारे देश में हम देख रहे हैं, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही पढ़ रही थी कि कुछ कश्मीरी जो हमेशा आते हैं सर्दियों में अपना सामान बेचने के लिए यहाँ पर नॉर्थ के इलाकों में, उनके साथ हरियाणा में, पंजाब में कुछ इस तरह की बुरी घटनाएं हुई हैं उनके साथ। बिल्कुल। तो ये सब कोई 1 दिन की 2 दिन की बात नहीं है। हम एक यूनिफॉर्मिटी थोपने की कोशिश कर रहे हैं छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर। हमें ये समझना होगा हमारा देश विविधता वाला देश है जी। हमारा देश में जितने राज्य हैं उनकी सब अलग अलग संस्कृतियां हैं, विविधता है, और इस विविधता को हमने माला के अलग अलग फूलों को एक माला में गूंथ कर रखा हुआ था, जिसको तोड़ मरोड़ कर पूरी तरह से घायल करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और सिर्फ देश का ही सौहार्द नहीं बिगड़ रहा है, विदेश में भी ये बिल्कुल खराब छवि जा रही है कि हम कितने इनटॉलरेंट हो गए हैं। बिल्कुल। कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्या फिर ये वही भारत है जो विदेश में भारतीयों पर हो रहे हमलों पर, या फिर बांग्लादेश में एक हिंदू युवक पर हो रहे हमले पर इतने जो है तल्ख टिप्पणी की जाती है, तो फिर जब आप एक उंगली उठाते हो, आपके ऊपर तो पहले से ही 10 उंगलियां उठी हुई हैं। अंशु जी, पूरे संवेदनशीलता को जो है दरकिनार रखकर सिर्फ बेशर्मी की जो है चादर ओढ़ी जा रही है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी जुड़े हुए हैं, दिलीप जी भी जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का और सीधे चलेंगे सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ सर, जिस तरीके से भारत में अब अपराधों का ग्राफ नजर आता है, क्या ऐसा लगने लगा है, और जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई भी होती है, कि अगर किसके साथ अपराध हुआ है, किसने अपराध किया है, वो कौन से तबके से आता है, अगर ये कैटेगराइजेशन होने लगे तो फिर तो अपराधियों के हौसले बुलंद होना लाजमी है। क्या यही जो है मुख्य वजह है भारत में इस तरीके से संवेदनशीलता का बढ़ना, अपराधों के ग्राफ का बढ़ना, हेट क्राइम्स का बढ़ना? और बहुत दुख होता है जब क्रिसमस के दिन जिस तरीके से जो हुड़दंग मचाया गया, मॉल में घुसकर सड़क किनारे जो गरीब है बेच रहे हैं उनको जो डराया धमकाया जा रहा है, टूरिस्ट को डराया धमकाया जा रहा है, एक त्रिपुरा के युवक को जो है चाकू से गोद कर मार दिया जाता है, फिर आरोपी नेपाल भाग जाता है, उसे नेपाली तक कहा जाने लगा कि वो नेपाली था। तो क्या उसकी अपराध की गंभीरता कम हो गई? सिद्धार्थ जी, क्या सरकारों का रवैया ही अपराधों को जो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहा है? इसीलिए जब किरण रिजिजू कहते हैं कि दिस इज मेंटालिटी प्रॉब्लम, तो वो अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहे हैं। जी देखिए, सत्ता हमेशा झगड़ते बंदरों के बीच में बिल्ली की भूमिका निभाती है। बस्ती में आग भी उसी ने लगाया है और बाद में आके मातम भी उसी ने मनाया है।
तो कपड़ों से पहचानने का जो वक्तव्य है वो अपने आप में आग लगा देता है, और मेंटेलिटी प्रॉब्लम कह के उसकी जिम्मेदारी खुद लेने के बदले समाज के ऊपर डालने की ये धूर्तता है। जी। मेरे ख्याल से समय आ गया है इस देश का लोग जो है वो अपने तंत्र से सुविधाओं के बदले संपूर्ण सुरक्षा की मांग करे। कहे कि जिंदा रहेंगे तभी तो हम सुविधाएं लेंगे, तुम सुविधा दे रहे हो, पहले हम जिंदा रहेंगे, उसके बाद हम सुविधा भी ले लेंगे, पहले हमको जिंदा रखने की गारंटी तो तुमको लेनी पड़ेगी। और जब इस देश का लोग, और हम इसका उदाहरण है, जब जब इस देश का लोग अरावली हो या किसानों का मुद्दा हो या सेंगर का मामला हो ठोस मांग करता है, तब तंत्र तुरंत घुटने भी टेकता है। हमने ये भी देखा है। जी, मामला बस अब ये है कि किसी एक प्रकरण के बदले किसी सिद्धांत पर लोग अगर अड़ गया, इस देश की जनता किसी सिद्धांत पर अगर अड़ गई, अभी तक अड़ रही है किसी एक प्रकरण को लेके, कोई एक विषय को लेकर अड़ रही है, सिद्धांत को लेकर अड़ जाएगी ना, तो तंत्र तुरंत घुटने टेक देगा। और ये जो इनका जो पूरा का पूरा नैरेटिव है, ये नैरेटिव अपने आप में, आपने पूछा ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जैसे ही मेरे अंदर किसी भी कारण से श्रेष्ठवाद आ गया, मैं अपने आप को दूसरों से अलग शुरू करता हूं मानना। मैं कहता हूं मेरी ही माँ है, मैं भूल जाता हूं कि मेरे 4 भाई हैं, उनकी भी तो माँ वही है। समझ में हमको ये आना चाहिए, जब मेरी माँ के बारे में मुझे गर्व होता है तो मुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि मेरे साथ मेरे 3 भाई हैं, जैसे वो मेरी माँ है वैसे ही बाकी 3 भाइयों की भी वो माँ है, वो माँ केवल मेरी अकेले की नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, खास करके भाजपा के साथ ये सैद्धांतिक रूप से उसके साथ समस्या है कि वो जब तक अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ साबित नहीं करेगी, उसके हाथ में सत्ता नहीं आएगी। इसीलिए वो बार बार श्रेष्ठवाद का नैरेटिव, श्रेष्ठवाद का नारा देती है, और उसी की कीमत ये देश अब चुकाना शुरू किया है, जिसमें कि हेट क्राइम हो या क्राइम्स अगेंस्ट, आप डेटा देखिए, भारत में दलितों के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चों के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं। मतलब आप जितने ज्यादा शरीफ हैं आपको उतना कमजोर माना जा रहा है, और आपके ऊपर अपराध बढ़ रहा है। आप जितना ज्यादा शरीफ हैं आपको समझाया जा रहा है कि आप शरीफ नहीं हैं, आप कमजोर हैं, आपके ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं। पर इसकी दलील गृह मंत्री ये देते हैं कि अब रिपोर्टिंग ज्यादा होने लगी है, लोगों में जो है कानूनी व्यवस्था के प्रति जो है भरोसा बढ़ा है, और इसीलिए मामले जो है ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। एक तर्क ये भी पेश करते हैं गृह मंत्री। तो सिद्धार्थ जी, क्योंकि समय कम है तो मैं चाहती हूँ दिलीप जी से भी एक छोटी सी, कई बार ये दिलीप सर कहा जाता है कि हमें एंटी रेसिस्ट लॉ की ज़रूरत है, एक नेशनल एंटी रेशियल वायलेंस लॉ की ज़रूरत है। क्या वाकई ज़रूरत है? लॉ हमारे देश की जो मानसिकता है, हमारे जो जनता की मानसिकता है, हमारी सभ्यता जो संस्कृति है, वो रेशियल है ही नहीं है जी। यहाँ पर सभी धर्मों को, पंथों को, मजहब को लोग समान रूप से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसा अंशु जी बोल रही थी, विविधता ये देश की पहचान है, तो वो पहचान भी आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। यह हमारी मूल संस्कृति है, इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कानून है उनको ठीक से पालन किया जाए, और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अपने कर्तव्य अच्छे प्रकार से निभाए। और न्यायालय दिलीप जी, थोड़ी एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आप पूर्वोत्तर में बैठे हुए हैं, क्या यहाँ से जब, जिसे हिंदी मेन लैंड कहा जाता है, हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स है, यहाँ से जब लोग वहाँ जाते हैं तो उनको क्या इस तरह की हिंसा या फिर नफरत का सामना करना पड़ता है? ये तो पहले बहुत ज्यादा होता था। यहाँ बिहारी खेदाओ, बंगाली खेदाओ, ये सब आंदोलन यहाँ बहुत हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, और खास करके असम में हुए हैं। बीच बीच में छोटे मोटे मामले होते रहते हैं, लेकिन जब से पूर्वोत्तर में भाजपा की सरकार आई है, इन सब मामलों में बहुत कमी आई है। और यानी यही भाजपा वहां पर कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी उसकी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आती है। लेकिन यही भाजपा का रंग उत्तराखंड में बदला हुआ आप मानेंगे कि बदला हुआ नजर आता है? जरूर वहाँ पर पुलिस की जो भूमिका रही है उसमें सरकार की नाकामी है। पुलिस कैसे इस प्रकार से निष्क्रिय हो सकती है? अगर सरकार सक्रिय है और सरकार पुलिस को कड़ी कार्रवाई का निर्देश देती तो ऐसा होता ही नहीं। बिल्कुल। तो उत्तराखंड सरकार इस मामले में ढिलाई बरती है।
तभी जाके ये विलम्ब हुआ है एफआईआर दर्ज करने में। एफआईआर बिल्कुल, जैसे जब पहलगाम आतंकी हमला होता है उसके बाद जिस तरीके से कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर बर्ताव होता है, वहाँ उनको निकालने की बात होती है, उनके खिलाफ जो है हेट फैलाया जाता है। अंशु जी, ये वही बीजेपी है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स क्या इतनी ज़रूरी हो जाती है कि उसी पॉलिटिक्स को केंद्र में रखकर आप अपनी पॉलिसी फॉर्म करते हैं? ये वही बीजेपी, जैसा दिलीप जी कह रहे हैं कि वहाँ पर आप हेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में आपकी क्या मजबूरी है कि हेट और विभाजन को बढ़ाते हुई सरकारें, या फिर जैसे यूसीसी लाया गया समान नागरिक संहिता, बहुत बहस होती है, लेकिन लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तराखंड। अंशु जी। नेहा जी, आप ये कहेंगी कि ये किसी प्रदेश में तो समानता की बात कर रहे हैं या फिर नफरत फैलाने के लिए उसके बचाने के तरीकों की बात कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में उसको फैला रहे हैं? मैं तो कहूंगी कि इनकी जो सोच है वो हर जगह एक ही है, वो विभाजनकारी है और वो विघटनकारी ही है, और यही उनकी राजनीति का मूल भी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि पर अब तो बैकफायर हो रहा है अंशु जी, ये तो बैकफायर हो रहा है। त्रिपुरा में भी मानिक शाह है, असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा है, सेंटर में भी बीजेपी लीड वाली एनडीए है, और उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार है। बैकफायर हो रहा है। हर जगह इनकी ही सरकारें हैं और इन्हीं की सरकारों में ये काम हो रहा है, और इनकी सरकारें बनती भी कैसे हैं ये भी सभी लोगों को पता है। तो ये आज आप सोचिए कि अगर ये उत्तराखंड में या त्रिपुरा में अगर बीजेपी की सरकार ना होती, ये सीएम ना होते, तो अभी ये पूरा प्रकरण कैसे आ रहा होता मेन स्ट्रीम मीडिया में, किस तरह की बदनामी हो रही होती। बिल्कुल, अगर ये कर्नाटक होता तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया जाता। जी, केवल इसको ढकने छुपाने का ही काम किया जाता है, लेकिन जितना विघटनकारी कार्य बीजेपी कर रही है पूरे देश भर में, और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि इंडियंस के खिलाफ अक्रॉस ग्लोब, पूरी दुनिया में जिस तरीके से हमले बढ़ रहे हैं, भारत सरकार को अपनी पॉलिसी जब बनाती है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो करती है उसका असर इंटरनेशनल स्तर पर। बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर ईसाइयों पर हमले हुए हैं क्रिसमस के समय में, आप खुद जानती हैं कि पूरी दुनिया भर में कितना बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, करोड़ों की संख्या में वहां कार्य करते हैं। अगर होली दिवाली पे वहां उनके साथ ऐसा होने लग जाए तो आप बताइए कि क्या होगा, हम क्या संदेश दे रहे हैं? आए दिन अंशु जी हाई कमीशन को घेरा जाता है, घेराव होता है। ये तस्वीरें हम लगातार न्यूज के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सिद्धार्थ जी, जाते जाते एक लाइन में एक संक्षिप्त टिप्पणी जरूर लेना चाहती हूँ। ऐसे चलेगी पॉलिटिक्स, भारत कैसे होगा महान? जाते जाते। हाँ, बहुत सीधा है। जनता को ये समझ लेना चाहिए कि धूर्त हमेशा चालाक होता है। वो चतुराई से शरीफों को संचालित करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग रूप देके, जिस तरह से सीता जी का हरण करने के लिए रावण 10 सर और 20 हाथ लेके रावण के रूप में नहीं आया, राक्षस के रूप में नहीं आया था, वो साधु के रूप में आया था। तो जनता को यह समझना होगा कि कोई भी अगर किसी भी तरह की उनके साथ भावनात्मक खिलवाड़ कोई भी कर रहा है, कोई भी राजनीतिक दल अगर जनता के साथ भावनात्मक खिलवाड़ कर रहा है तो उसमें अगर आप हाथ लगाएंगे तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपको जान की हानि हो सकती है। और उसकी बात सुन के आप अगर दंगा फसाद करने लग जाइएगा तो वो भी आपका हाथ छोड़ देगा, वो भी आपको बचाने के लिए वो भी नहीं आएगा। आज बताइए कि बजरंग दल वाले कहीं अगर कोई किसी भी केस में फंसते हैं तो कभी भाजपा बोलती है कि वो हमारे हैं। कुलदीप सेंगर जब फंस गए तो भाजपा ने कह दिया कि वो तो हमारा आदमी ही नहीं है, हमने उसको निकाल दिया। तो सोच समझ के कोई भी अगर भावनात्मक रूप से भड़का रहा है किसी भी कारण से तो उस चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए। दुष्यंत गौतम निशाने पर हैं उत्तराखंड में, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये देखने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अंशु जी आपका भी, सिद्धार्थ जी, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत आभार। सवालों के केंद्र में रह रहकर बीजेपी और उसकी पॉलिटिक्स आ जाती है, विभाजनकारी पॉलिटिक्स आ जाती है, और भारत की जो हेट क्राइम्स है वो बहुत ही चौकन्ना कर रहे हैं, रेड अलर्ट की तरह ये इशारा कर रहे हैं कि जाग जाइए, भारत एक विविधतापूर्ण समाज है, अगर खिलवाड़ होगा तो इसकी आग की लपटें कई घरों को तबाह कर देंगी। आप दर्शक क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर? हम तक अपनी समझ या फिर अपनी राय जरूर पहुंचाए, ईमेल भेजें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुंचाना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।